राधे राधे प्रिय दर्शक। रश्मि, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पापा जी घर पर लेट आते हैं। आखिर वे कौन सी ऐसी क्लास चलाते हैं जहाँ उन्हें देर रात तक रुकना पड़ता है? दीपक अपनी पत्नी से पूछता है तो दीपक की पत्नी रश्मि कहती है एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, इसीलिए उन्हें आने में देर हो जाती है। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन दीपक ने सोचा कि मैं पापा जी से बात करता हूँ कि वह इतनी देर रात तक एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों चलाते हैं। दीपक आज सोया नहीं था। अपने पिताजी का इंतजार करता हुआ हॉल में बैठा था। तभी 10:30 बजे रात जब पिताजी घर पर आए तो दीपक ने देखा कि पिताजी के कपड़े गंदे और दाग लगे हुए थे। कपड़े कुछ गीले से लग रहे थे। तो दीपक ने कहा, पिताजी, आप कहीं गिर गए थे क्या? ये कपड़ों में दाग कैसा? आप कौन सा ट्यूशन क्लासेस चलाते हो जहाँ आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? बाबूजी ट्यूशन क्लास का नाम सुनकर हकबका सा गए। क्लासेस? कैसा ट्यूशन बेटा? तभी रश्मि सामने आकर ससुर की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, अरे आप तो बोल रहे थे ना कि आप ट्यूशन में पढ़ाने जाते हो और इस टाइम पर आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो, इसीलिए तो आप रात को रोज देर से आते हो। बाबूजी समझ गए थे कि रश्मि ने दीपक को यह सब झूठी बातें बता दिया है कि मैं क्लासेस में जाता हूँ। उसने यह नहीं बताया कि मैं दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए जाता हूँ। बाबूजी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्लासेस में ही तो जाता हूँ। बहू ने तो सब बता ही दिया होगा। और जिंदगी की क्लास है, कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। इतना कहकर बाबूजी अपने कमरे में चले गए। जब सुबह दीपक ऑफिस चला जाता है तो रश्मि कहती है, बाबूजी, मैंने आपके बेटे से यह बता दिया है कि आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हो। आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू कर दिया है। तो खबरदार, यदि आपने यह बताया कि आप दूसरों के घर में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने के काम के लिए जाते हो और कई घरों पर मैंने आपको लगा रखा है, इसीलिए आपको आने में रात को 10 बज जाते हैं। बाबूजी, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो खबरदार, मैं आपकी बेटी को किसी न किसी बहाने जेल भेजवा दूंगी। फिर आप रहना इसी घर में आराम से। बहू, तुम इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रही हो? जब मेरे बेटे को पता चलेगा कि मैं पढ़ाता नहीं बल्कि दूसरों के घर में बर्तन धोता हूँ तो देख लेना, दीपक तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम इतनी बड़ी गलती जो कर रही हो बहुत पछताओगी। रश्मि ने कहा, बाबूजी, आप ज्यादा बहस मत कीजिए। देखिए, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ कर रखा है। आप ऐसा करें कि रात को ही अपना सारा सामान पैक कर लीजिए और सुबह आप उस जगह पर चले जाना। हाँ, यह बात आपको खुद ही संभालनी है। आप अपने बेटे से बोल दो कि मैं अब वहीं रहकर ट्यूशन क्लासेस चलाऊंगा, क्योंकि मुझे आने जाने में परेशानी होती है और मुझे वहां बच्चों के साथ क्लास में ही रहने में अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप अभी अपने बेटे से बात कर लो और कल सुबह की सुबह यहाँ से चले जाना। बाबूजी ने कहा, बहू, इतना बड़ा अत्याचार मत करो। तुमने कहा कि दूसरों के घर में काम करो। तुमने मुझे काम ढूंढ कर दे दिया तो मैं दूसरों के घर पर तुम्हारे कहे पर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो काम मिलता है मैं सब करता हूँ और अपने बेटे से भी नहीं बताता। शाम को घर आता हूँ, एक नजर अपने बेटे को देख लेता हूँ। इस घर में मेरी पत्नी की यादें जुड़ी है। उस कमरे में मुझे मेरी पत्नी की मौजूदगी महसूस कराती है। तुम मुझे मेरे घर से मत निकालो। तुम कहोगे तो मैं एक आध घर और पकड़ लूंगा और ज्यादा रात को आऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन तुम मुझे इसी घर में रहने दो। रश्मि ने कहा, अब आपके बेटे को धीरे धीरे शक हो रहा। आप यदि ज्यादा रात को आएंगे तो किसी दिन दीपक आपको नौकरी पर जाने नहीं देंगे और मुझे यह पसंद नहीं कि आप बैठे बैठे खाओ और मेरे पति पर आपका बोझ बढ़े। और यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो याद रखना, वही जेल वाली बात। बाबूजी ने कहा, बहू,
तुम ऐसा कुछ मत करना, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बाबूजी रात को ही अपने 2-3 जोड़ी कपड़े समेट लिए और जब सुबह हुई तो घर से जाने लगे। फिर उन्होंने कहा, बहू एक बार दीपक को उठा दे, मैं दीपक से बात कर लेता हूँ। मैं एक बार दीपक से मिल लूं, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। रश्मि ने कहा, नहीं, यदि आप अपने बेटे से मिलोगे तो वह आपको कभी नहीं जाने देंगे, इसीलिए आप चले जाओ। उनके उठने के बाद मैं सारी बात बता दूंगी। बाबूजी दुखी मन से, आत्मग्लानि से भरे हुए मन को लेकर उस घर से निकल गए। जब सुबह दीपक उठा तो बाबूजी नहीं थे। दीपक ने पूछा, रश्मि बाबूजी इतना जल्दी चले गए? रश्मि ने कहा, हाँ, तुम्हारे बाबूजी इस समय पर बच्चों के साथ इतना मगन रहते हैं कि सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात को देर से लौटते हैं। जब तुम्हारे बाबूजी को अपने काम में मजा आ रहा, खुशी मिल रही, तो फिर तुम उनके पीछे क्यों पड़ी हो? उन्हें पढ़ाने दो। कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं? बच्चों को ट्यूशन ही तो पढ़ाते हैं। वैसे भी वह बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। देखना, एक दिन उनका नाम होगा और अपने लिए 2 पैसे भी कमा लेते हैं। पैसे का नाम सुना तो दीपक को गुस्सा आ गया। रश्मि, इस उम्र में बाबूजी कमाए पैसे मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इतना तो कमा सकता हूँ कि अपने पिता को बैठाकर खिलाऊं, पर बाबूजी को न जाने कौन सा शौक चढ़ा है कि इस उम्र में वह नौकरी करने चल दिए। वह तैयार होकर ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को बाबूजी नहीं आए। तो उसने फिर से पूछा, रश्मि बाबूजी अभी तक नहीं आए? रश्मि ने कहा, अरे हाँ, बाबूजी का फोन आया था। बोल रहे थे कुछ दिनों तक मैं यहीं रुक कर ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर मैं छुट्टी के दिन मिलने आऊंगा। दीपक भी धीरे धीरे अपने कामों में व्यस्त होता गया। बाबूजी को गए हुए 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। दीपक ने कहा, रश्मि तुमको तो पता है कि बाबूजी कहाँ हैं। 2 महीने हो चुके हैं, बाबूजी का कोई फोन आया, कुछ बात हुई? बाबूजी आखिर घर क्यों नहीं आ रहे? फिर से वही सीधा जवाब, बाबूजी का फोन आया था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा है बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी घर नहीं आ रहा हूँ। दीपक फिर से अपने कामों में व्यस्त होता गया। एक दिन दीपक को अपनी कंपनी के काम से बाहर जाना था। साथ में उसका दोस्त समीर भी चल दिया। दोनों 70 किलोमीटर की दूरी पार किए होंगे कि समीर ने कहा, दीपक मेरी गाड़ी में कुछ खराबी लग रही है, क्यों न यह सामने एक गैराज दिख रहा है, वहीं पर मैं अपनी गाड़ी चेक करवा लेता हूँ। आगे जंगली एरिया है, फिर वहां कोई गैराज नहीं मिलेगा, कम से कम 40 किलोमीटर दूर तक। दोनों उसी गैराज में पहुंच जाते हैं। गैराज के बगल में ही चाय नाश्ते का एक होटल था। दीपक कहता है, तुम गाड़ी वहां पार्क कर दो और चलो चाय पी लेते हैं। दोनों जाकर चाय पीते हैं, वापिस आकर उसी गैराज में बैठते हैं। दीपक वहीं गैराज में थोड़ी दूर पर रखी हुई एक टेबल पर बैठ जाता है। समीर कहता है, मैं गाड़ी देखकर आता हूँ। जब समीर गाड़ी के पास गया तो उसकी गाड़ी को एक बूढ़े मैकेनिक ने खोलकर अस्त व्यस्त कर दिया था। समीर यह देखकर गुस्से से बौखला उठा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति के कान में एक चमाट चढ़ दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाकर अपना गाल पकड़कर बैठ गया। समीर ने कहा, पागल, तुमने तो मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। किसने कहा था कि इस तरह से मेरी गाड़ी को खोलकर बर्बाद कर दो? अब तुम्हें इस गाड़ी को, इस नट बुलट को कसना भी आएगा या किसी और को बुलाओगे? इतने में वहां पर उस गैराज का मालिक भी आ गया और कहने लगा, साहब आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो और आपने इस बूढ़े व्यक्ति पर हाथ क्यों चलाया? देखो, अगर इस मैकेनिक ने गाड़ी को खोला है तो इसके अंदर हिम्मत है, यह इस गाड़ी को वापस से सेट कर देगा और कुछ न कुछ इसे खराबी जरूर नजर आई होगी, तभी इसने खोला है। यह हमारा मैकेनिक बूढ़ा जरूर है,
लेकिन बहुत होशियार है। इसके बराबर के मैकेनिक कोई दूसरा नहीं है। समीर गुस्से से उस बुढ़े को धक्का देते हुए बोला, जल्दी से इस गाड़ी को पहले की तरह ठीक ठाक कर दे, वरना आज तो तेरी खैर नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति गिरने ही वाला था कि एक मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने नजरें उठाकर देखा तो उन्हें संभालने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा दीपक था। दीपक ने जैसे ही अपने पिताजी को देखा, उसके पैरों तले से तो जमीन सरक गई। उसने एक साइड में अपने पिताजी को बैठाया और गुस्से से समीर का कॉलर पकड़ लिया। समीर, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बाबूजी पर हाथ उठाया, मेरे बाबूजी को उल्टा सीधा बोला। समीर ने दीपक का हाथ झटकते हुए कहा, अरे यह तेरे बाबूजी यहाँ गैराज में क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तेरे बाबूजी बहुत पढ़े लिखे, अपने जमाने के बहुत बड़े इंजीनियर थे, और आज वह एक बहुत बड़ी कोचिंग क्लास चला रहे हैं। फिर यहाँ तेरे बाबूजी कैसे आ गए? वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तूने जो आज मेरे बाबूजी के साथ किया है, वह मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। जैसे ही दीपक ने मुक्का बांधकर समीर को मारना चाहा, तो बाबूजी उठकर दीपक को पकड़ लिए। बेटा, इसकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी किस्मत की है, इसे छोड़ दे। फिर दीपक बाबूजी को वहीं एक बड़ी सी टेबल में लेकर बैठ गया और पूछने लगा, बाबूजी, आप बताइए, आप यहाँ कैसे पहुंच गए? आपने तो कहा था कि मैं ट्यूशन क्लास चलाता हूँ। मैंने कोचिंग क्लासेस खोल रखा है और मैं वहीं कोचिंग सेंटर में ही रहता हूँ। फिर आप यहाँ कैसे? बाबूजी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगे, बेटा, मैंने कभी कोई कोचिंग क्लासेस खोला ही नहीं था। पहले बहू मुझे दूसरों के घर में बर्तन धोने, साफ सफाई करने भेजा करती थी। उसने मेरे लिए 3-4 घर की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जब तुम इस बात की छानबीन करने लगे, तो बहू को लगा कहीं तुम्हें पता ना चल जाए कि बाबूजी दूसरों के घर में काम करने जाते हैं। इसीलिए बहू ने मुझे इतनी दूर भेज दिया जहां तुम पता ही ना लगा सको। और फिर मैं आने के लिए मना भी कर रहा था, तो बहू ने कहा, बाबूजी, यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपके बेटे को जेल भिजवा दूंगी। बेटा, 6 महीने हो गए जब से तेरी माँ मरी है, तू मुझे गांव से शहर लेकर आया। बहू को यह बातें खटक रही थी। तू मेरा ध्यान रखता था, तू बच्चों के लिए कुछ लाता था, तू मेरे लिए भी लाता, चाहे वह चॉकलेट ही क्यों ना हो। तेरे सामने तो बहू कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बहू मुझसे बहुत जलती थी। उसे मेरे रहने पर मेरी मौजूदगी खटकती थी। वह हमेशा कहती कि मैं तुम्हें बैठे बैठे अपने घर में क्यों खिलाऊं। इसीलिए वह मुझे दूसरी जगह काम पर भेजने लगी थी। उसका जब उसे पैसे मिलने लगे तो उसने पहले मुझे 2 जगह, फिर 3 जगह काम पर लगा दिया। लेकिन तुम्हें शक होने लगा, इसीलिए उसने फिर यहाँ से एडवांस में पैसे ले लिए हैं। यहाँ मुझे सिर्फ खाना मिलता है, पैसा तो बहू पहले ही ले चुकी है, और रहने को मिलता है। बेटा, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता। मैंने सोचा था कि मैं गांव चला जाऊंगा, लेकिन जब बहू ने पहले पैसे ले लिए तो यहाँ से मुझे जाने भी कैसे दिया जाएगा। वहीं पर खड़ा हुआ उस गैराज का मालिक भी यह सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सर, अपने जमाने में आप इंजीनियर हुआ करते थे। यह बात आप मुझसे पहले क्यों नहीं बताए? मुझे पता होता तो मैं आपको इस मैकेनिक के काम पर क्यों रखता। मैं अपनी गैराज में आपको मैनेजर की पोस्ट पर रखता। आप इतने पढ़े लिखे हो, यह मुझे आज पता चला, और अब आपको मेरे दिए हुए पैसों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर जा सकते हैं। दीपक ने कहा, ऐसी बात नहीं है सर। जो मेरी पत्नी ने पैसा लिया है तो वह बताइए, पैसे मैं आपका वापस कर देता हूँ। दीपक ने पैसे वापस कर दिया
और अपने पिताजी को लेकर घर चला गया। वह पिताजी को बाहर ही बैठा दिया और घर के अंदर गया। पानी पिया, फिर उसने पूछा, रश्मि, ये बताओ बाबूजी कहाँ है? बाबूजी का कोई फोन आया? बाबूजी से बात हुई? बाबूजी का पता सिर्फ तुमको मालूम है। तुम मुझे बाबूजी का पता दो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। रश्मि ने कहा, अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई थी। बाबूजी का फोन आया था। बाबूजी जिसके बच्चों को कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहे थे, वह अपने बच्चों को लेकर अमेरिका चले गए हैं और वह बाबूजी को भी अपने साथ लेकर गए। उन्होंने कहा, इतना अच्छा टीचर मैं यहाँ कैसे छोड़कर जाऊंगा? मेरे साथ अमेरिका चलो, वहाँ आपको और भी बच्चे पढ़ाने को मिलेंगे और वहाँ आपको इससे भी ज्यादा फीस मिलेगी। अब देखो ना, तुम्हारे पिताजी कितने लालची ठहरे। पैसे के लालच में हम लोगों को छोड़कर अमेरिका चले गए। तुम तो अपने पिताजी को इसलिए लाए थे कि तुम्हारी माँ मर गई है, तो तुम्हारे पिताजी हमारे साथ रहकर अपने गम को भूल जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों को छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे? अरे, कैसे इंसान निकले तुम्हारे पिताजी। समीर से अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने पत्नी के गाल पर खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। अब तक जो बड़बड़ लगी थी, उसका मुंह शांत हो गया। फिर पीछे से आते हुए ससुर को देखकर वह सब कुछ समझ गई थी कि दीपक को सच्चाई का पता चल चुका है। तो उसने कहा, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? तुम्हारे पिताजी के लिए नौकरी ही तो ढूंढ कर दी थी। तुम्हारे पिताजी काम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने भेजा। दीपक ने बाल पकड़कर फिर से मारना चाहा, तो बाबूजी ने छुड़ा दिया। दीपक ने कहा, तू जेल की धमकी दे रही थी ना, इसीलिए मेरे बाबूजी दर दर की ठोकरें खाते रहे। तू उन्हें ब्लैकमेल करती रही। यह कहकर दीपक ने रश्मि के मायके वालों को फोन लगा दिया। कुछ समय के बाद जब उसके मायके वाले उसके घर आए तो दीपक ने सारी बात बता दी कि आपकी बेटी ने मेरे घर में ऐसा ऐसा किया है। रश्मि के माता पिता और भाई 3 लोग आए थे। तीनों ने रश्मि का साथ देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब यह अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा कर सकती है, तो हम अपने घर ले जाकर अपना बसा बसाया संसार नहीं उजाड़ेंगे। दीपक बेटा, तुम्हें जो करना है वह करो। दीपक ने कहा, तो ठीक है, अब यह जेल जाएगी। उसने पुलिस को फोन लगाना चाहा, तो उसके पिताजी ने दीपक से फोन ले लिया। रश्मि ने देखा कि उसके माता पिता और उसके भाई भी उसकी गलती के कारण उसका साथ नहीं दे रहे, तो रश्मि ने अपने पति के पैर पकड़ लिए। दीपक, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। दीपक ने जब उसे अपने पैरों से झटक कर पीछे चला गया, तो रश्मि अपने ससुर जी के पैरों पर गिर पड़ी। बाबूजी, बेटी समझकर माफ कर दो। अब मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। यह घर, यह सब कुछ आपका है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बाबूजी के साथ रश्मि ने बहुत बुरा किया था, लेकिन बाबूजी ने सोचा कि मेरे बेटे की गृहस्थी उजड़ जाएगी। मेरा क्या, मेरी जिंदगी कितने दिन की है। उन्होंने कहा, दीपक, तुम बहू को माफ कर दो, यह मैं कह रहा हूँ। बहुत कहने पर दीपक ने कहा, बाबूजी, आप कह रहे हैं तो मैं माफ कर देता हूँ। यह आपकी बहू है, इस घर की मालकिन है, लेकिन यह अब मेरे साथ नहीं रह सकती। इसे आप कह दीजिए कि मेरे कमरे से अपना सारा सामान हटाकर दूसरे कमरे में चली जाए। अब मैं इसके साथ पति पत्नी जैसे रिश्ते में इस जन्म में कभी नहीं रहूंगा। दीपक के इस कठोर फैसले को रश्मि को मानना ही पड़ा। वह अपना सारा सामान दीपक के कमरे से हटा लेती है और फिर वह एक अच्छी बहू होने की कोशिश करती है। वह अपने पिताजी, अपने ससुर के लिए रोज अच्छा अच्छा खाना देती है। उन्हें उनकी मनपसंद का खाना देती है। एक दिन रश्मि अपने ससुर के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर थाली में लेकर गई।
तो ससुर उस थाली की खुशबू को ही सूंघकर प्रफुल्लित हो उठे। अरे वाह! आज कितना अच्छा-अच्छा खाना मेरी बहू ने बनाया है। जुग-जुग जियो बहू, भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। वह दिल से आशीर्वाद देने लगी। रश्मि ने मन में सोचा कि मैं ही गलत थी। बच्चों के जैसे विचार वाले मेरे ससुर जी को मैं 2 रोटी के लिए कितना तरसाती थी और उन्हें कितना तड़पाया, इस घर से निकाल दिया। उसे आज अपनी गलतियों का दिल से प्रायश्चित था। रश्मि ने अपने सेवा भाव से अपने ससुर का दिल जीत लिया। धीरे-धीरे उसके इस प्रायश्चित और सेवा भाव को देखकर दीपक का भी मन पिघल गया और उसने भी रश्मि को माफ कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का कौन-सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो जाने से पहले कर दीजिए। धन्यवाद।